सर्टिफिकेट इस सर से दिलवाया। इसको इनके लिए ये तो इनकी लाइफ टाइम मेंबरशिप है भोपाल इंटरनेशनल, ये तो जिंदा रहेगा। ये अस्त्र नहीं चलाना चाहिए यहाँ पर, यहाँ रुकना चाहिए आपको। और वैसे भी मैं हमेशा कहता हूँ सर अग्रवाल सर कि हमारी स्थिति हमेशा बड़ी गड़बड़ है। डॉक्टर हमेशा हमें इंट्रोड्यूस लेखक के तौर पे करते हैं, ये कभी नहीं कहते अच्छा डॉक्टर है। वो जानते हैं इस बात के खतरे, तो कभी नहीं बताएंगे कि अच्छा डॉक्टर है। और लेखक हमेशा कहेंगे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो कभी नहीं कहेंगे ये बहुत अच्छा लेखक है। ये इस तरह से आप दोनों तरफ से मारे जाते हैं। और इसके बावजूद फिर आप जब लगे रहते हैं, हम हमेशा मानते हैं कि लेखन और डॉक्टरी दोनों में ओवरनाइट स्टारडम कभी नहीं होता। और जब आप स्टारडम जैसी चीज़ पे पहुंच जाएं तो उसे कायम रखना और भी कठिन होता है। आप ओवरनाइट स्टार हो जाइए कुछ अच्छा सा काम करके, और पर आप इसके आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उसके करने के लिए बड़ी मेहनत है। अगर आप उसके लिए तैयार हैं, हम लोग कहते हैं भैया कि साहित्य में आप तब घुसिए, स्टार बनने के लिए आए हैं तो आप कवि सम्मेलन वगैरह करते रहिए, वो सब ठीक है, मीडिया में जाके करिए और कुछ करिए। अगर आप वास्तव में साहित्य करना चाहते हैं, और साहित्य वो चीज़ नहीं है जो बड़ी कठिन सी हो, जिसको पढ़ के आदमी कहे यार मर गए, ऐसा नहीं। आपसे जुड़ जाए वो साहित्य वो जो आपसे जुड़ता है। तो वो करने के लिए आपको एक अलग ही किस्म, इसे कोई आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे एक्चुअली। आप अगर कोई साहित्य कर रहे हैं, आप अच्छे डॉक्टर हैं तो आप कमा रहे हैं, वो एक अलग बात हो गई। पर एक अच्छे डॉक्टर हैं तो ये आपका सेटिस्फेक्शन है। और आप जब हर दिन नए डॉक्टर, अगर आप अच्छे हैं तो हर दिन अच्छे डॉक्टर बनेंगे। अगर आप अच्छे लेखक हैं तो हर दिन आप अच्छे लेखक, अपने आप को रिपीट नहीं करेंगे। अगर आप अपने आप को रिपीट करना शुरू करते हैं तो जब आपने नरक यात्रा की बात की, ये डॉक्टरों पर मैंने लिखा था जब मैं मेडिकल कॉलेज से निकला था। और मेडिकल कॉलेज के उस अस्पताल के माहौल को लेके मैंने एक उपन्यास लिखा जो आज भी मैं सोचता हूँ 14-15 संस्करण निकल चुके, क्योंकि हिंदी में एक संस्करण भी बिकना बड़ा कठिन चीज़ मानी जाती है। इस पर फिल्म भी प्रस्तावित है, इसका एक स्क्रीन प्ले भी हो गया है, अब आ रहा है कि नहीं शायद। एक बड़ा नाटक दिल्ली में ये NSD में खेला जाना है, उन्होंने उससे परमिशन ली। तो आप नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस वाला मामला है कि बारामासी का इंग्लिश में अनुवाद हुआ है। जो लोग हिंदी नहीं पढ़ते, अंग्रेजी दाँ टाइप के मानते हैं, बारामासी का इंग्लिश अनुवाद हुआ है। मैंने अलीपुरा नाम से छप गया ये, उसमें बहुत कठिन था और बेहद कठिन था। मैंने उसको डिस्करेज किया था जब वो आया मेरे से, उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं इसका अनुवाद करना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं सर, नहीं हो सकता, आप इसका कोशिश मत करिए, आपका नुकसान होगा, टाइम का खराबी होगी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप परमिट करें तो मैं 2 चैप्टर कर चुका तो मैं भेज दूँ। वो ऐसे पागल थे, उन्होंने बिना परमिशन के ये कर डाला था, मुझे भेजा। तो मैं तो इंग्लिश का उतना उस तरह से नहीं समझता कि उसका लिटरेरी क्या है, पर आज की जो यंग जनरेशन है बहुत बेहतर समझती है। तो मेरी बेटी और मेरा बेटा बहुत इंग्लिश लिटरेचर में बहुत अच्छा पाठक तो हैं। मैंने उनसे पूछा कि यार ये एक ने चैप्टर किया है, तुम क्या बोलते हो? तो उनका पापा ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है, इसको आप अलाउ करिए। मैंने उसको कहा, उसकी बहुत तारीफ़ हुई। नसीरुद्दीन शाह ने तो उस पर बहुत अच्छा लिखा। उसने एक इंटरव्यू में बोला था कि मुझे कभी ज्ञान चतुर मिले तो उनसे गले लगूं कि आप जीवन को जितना समझते हैं उतना समझना कितना कठिन है। तो वो उपन्यास बहुत इंग्लिश में भी पॉपुलर हुआ। और अभी ये पागलखाना जिस पर ये अभी अवार्ड मिला है, ये व्यास सम्मान, हिंदी मैं ये तो नहीं कहूँगा, पर ये करीब करीब बुकर प्राइज़ के इक्विवेलेंट जैसी चीज़ कुछ है, हिंदी में बड़ी चीज़ मानी जाती है। और हमें व्यंग्य के लिए मिल जाएगी, हम तो कभी सोचते नहीं थे। ये तो बड़ा 10 बेस्ट बुक्स है पिछले साल की, जो 10 साल में जो किताबें हैं, चाहे कविता की हो, चाहे कहानी की हो, चाहे निबंध की, आलोचना की, कहानी की, उपन्यास की, उनमें से वो सिलेक्ट करते हैं। और एक बहुत मैं अभी भी नहीं जानता किन ने सिलेक्ट किया, कौन सा जज की पैनल थी, कौन से लोग थे, पर उन्होंने किया इस किताब को सिलेक्ट। ये पागलखाना जो उपन्यास है, बिल्कुल एक अलग किस्म का जेनर का अलग ही तरह का उपन्यास है। तो आप लगातार आप बदलते जब आप अपने आप के लेखन को हैं, क्या आप अब उसका भी पागलखाना का अनुवाद आ रहा है, इंग्लिश में हो चुका, और नियोगी बुक्स वाले छाप रहे हैं। और मेरे बिल्कुल लेटेस्ट एक मैंने स्वांग करके उपन्यास लिखा था अभी। स्वांग मतलब मेरे उपन्यास की थीम ये है कि एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड इनटू ए फार्स। पुलिस स्टेशन है पर पुलिस स्टेशन नहीं है, अफसर ही है पर कोई अफसर नहीं है।
अस्पताल हैं पर डॉक्टरी नहीं है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है पर शिक्षा नहीं है। सब कुछ है, एक स्वांग चल रहा है, एक स्वांग है, बहुत ज़बरदस्त स्वांग है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं सर, देखिए क्या होता है कि आप एक होते हैं मार्केट के हिसाब, नहीं बिल्कुल आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मार्केट के हिसाब से एक होता है, मार्केट के हिसाब से लिखना। जैसे आप मुझसे कहा गया तो गैस ट्रेजेडी पे आपने नहीं लिखा, मैं तो गैस ट्रेजेडी डायरेक्टली बहुत सारे, मैंने काफ़ी इन्वॉल्व था उसमें, उसकी केयर में। पर आपको कोई चीज़ ऐसी लगे जो जब तक आपका दिल नहीं कहे किसी विषय में नहीं उतरना चाहिए, आपको मूव कर जाए, आप हिल जाएं किसी विषय से, तब तक आपको उसमें, क्योंकि हम जब कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ में भाव प्रवेश नहीं करते, अगर आप किसी चीज़ में एंटर नहीं करते, उस चरित्र में, उस सिचुएशन में, उस सारी कहानी में, वो आपका हिस्सा जब तक नहीं होती तब तक आप वो कहानी नहीं कह सकते जो पाठक को पकड़ेगी। नरक यात्रा मैंने गहरे से महसूस करके लिखी होगी तभी होगी। ये जो उपन्यास जिसमें मुझे मिला ये पुरस्कार, ये सबसे कठिन उपन्यास था। मैं मानता था इसको कोई पूछेगा नहीं, पर मैं लिख रहा हूँ अपने, क्यों मेरे को मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरे को बहुत बड़ी चिंता है। आपको पता नहीं वो चिंता होती है कि नहीं होती, कि आप जैसे डॉक्टर हैं, भटनागर साहब ने भी बहुत सारी चीज़ें कहीं, या ये वाशनी साहब बैठे हुए हैं, रेड क्रॉस हॉस्पिटल चला रहे हैं, पर आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें जीवन की, ये बाजार आपको तय कर रहा है कि आप डॉक्टरी कैसी करें। आपका मन नहीं है वो करने का, पर बाजार तय कर रहा है आप कैसे करोगे। बाजार एक्चुअली तय कर रहा है आप सुंदर कैसे दिखोगे। आप अपने सहज सौंदर्य पे नहीं हैं, आपको पता है कि ये अब इस समय फैशन है, तो ये तो बहुत लंबे समय से था, पर आपको पता ही नहीं चला धीरे 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 कि बाजार ने आपका इस कदर कब्जा कर लिया कि आपके विचार, आपकी संस्कृति, आपका खान पान, आपको पता नहीं चलता। आप पता नहीं चलता कब पिज़्ज़ा खाने लग गए। आप खाते थे, कम से कम हमारी जनरेशन तो नहीं खाती थी, आज खा रहे हैं लोग, क्योंकि वो धीरे 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 ये हो गया कि जो पिज़्ज़ा नहीं खा रहा वो आउट ऑफ फैशन है। कुछ वो आदमी कुछ बिना पढ़ा लिखा टाइप का आदमी है, कुछ जंगली टाइप का आदमी है, क्या साला ये पिज़्ज़ा नहीं खाता। तो आपके खाने की हैबिट से लेके हर चीज़ बदल डाली और बाजार ने बदल डाली। आपको लगता है कि गवर्नमेंट आप चुनते हैं, गवर्नमेंट बाजार चुनती है। आपको लगता है कि आप फलानी सड़क पे क्या होना ये आप चुनते हैं, बाजार चुनता है। बाजार तय कर रहा है कौन सी सड़क चौड़ी होगी, बाजार तय कर रहा है कि कहाँ कैसे एंटरटेनमेंट सेंटर बनेंगे। तो धीरे 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 बाजार, अब तो मोबाइल है और अब बाजार उसके थ्रू आपके कमरे में घुस गया है, बेडरूम में तो घुस ही गया, आपके मन में घुस गया, आपके बच्चों के मन में घुस गया। आपको पूरे दुनिया को बाजार ने अपने कब्जे में ले लिया। तो ये पूरी जो पागलखाना फिल्म, ये जो चीज़ है, इस पर अनुराग कश्यप ने ये मांगी है कि कहीं से सुना है सर कि अनुराग कश्यप ने इस पर फिल्म के लिए, कहीं मेरे को शरद जोशी की डॉटर ने मुझे कहा कि उन्होंने मांगी है, मैंने उनको दी है कि उन्होंने कहीं सुना है इसके बारे में। तो वो अनुराग कश्यप टाइप की फिल्म है ये, जो समझ में नहीं आती है ना कई बार, क्या कठिन सी चीज़ है, क्योंकि इसमें क्या है, कई उपप्रयोग किए मैंने। ये एक 6 पागल मैंने मन में क्रिएट किए जो इस बाज़ार से अलग होना चाहते। मानो मैं आज कहूँ कि मैं डॉक्टरी ऐसी वाली नहीं करूँगा जो जाके सुबह ऐसा कर रहा हूँ, मैं तो अपनी एक बैठ के और 20 रुपये में मरीज़ देखूँगा, और कोई दवाई किसी से नहीं लिखूँगा, मैं जेनरिक दवाई लिखूँगा, फालतू की टेस्ट नहीं कराऊँगा। तो सबसे पहले कहेंगे यार वो साला पागल हो गया है। हमारे ही मित्र डॉक्टर कहेंगे ये पागल हो गया है, ये क्या कर रहे हो यार आप, मतलब हद होगी, इतना पढ़ा, इतना पॉपुलर हो गए, उसके बाद तुम अब ये 20 रुपये की डॉक्टरी चालू कर दी आपने। तो अब आप अगर इस बाज़ार से हटने की कोशिश करेंगे तो आप पागल कहलाएंगे। तो किस किस तरह से 6 पागल हैं जो इस बाज़ार से दूर अलग हटना चाहते हैं, और वो पागल, उनके घर वाले उसे बाकायदा लाते हैं। एक साइकियाट्रिस्ट क्लिनिक है जहाँ उनको लाया जाता है कि सर ये पिताजी को नाम क्या हो गया, हाँ ये तो ये एक आदमी है जिसे लगता है कि बैंक डूब जाएंगे, एक आदमी को लगता है सरकार कब्जे में कर लेगी सारी चीज़ें। और ये मैंने तब कल्पना की थी, अभी शुरू नहीं हुई थी, पर चीज़ें हो रही हैं, ये हो रही हैं। सरकार ने बहुत साफ कर दिया कि आपके बैंक में 10 करोड़ पड़े हों, हम आपको 5 लाख देंगे बाद में। अगर डूब गया बैंक तो आपकी जो लीगल वो है वो केवल 5 लाख रुपए पाने की है, बाकी कहाँ गया क्या कह रहा वो उसकी होती रहेगी, हम आपके उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो अब कहीं एक असुरक्षा का गहरा भाव ये बाजार ने दिया है, कि बाजार ने, बैंक बाजार के पीछे खड़ा है, बाजार बैंक के पीछे खड़ा हुआ है, उसे बैंक को
खींचना है पैसा, उसका बैंक की स्वास्थ्य में इंटरेस्ट नहीं है, उसे बाजार में बैंक को कितना इस्तेमाल कर सकते उसमें। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है बाजार, और ये बहुत ही कठिन किताब है इसीलिए। और हिंदी में इसको इसलिए बहुत सारे पुरस्कार मिले, केवल इसलिए कि ये किताब आप उस बाजार के बारे में बात कर रही जो आज तक किसी ने कविता में भी नहीं करी, और छोटी छोटी कविताओं में भी नहीं की। और आपने एक पूरा उपन्यास लिखा पूरे 6 पागलों के बारे में जो भागते हैं और फेल होते जाते हैं। वो भागते हैं पर भाग नहीं पाते इस बाज़ार से। एक आदमी जो बाज़ार में सुरंग खोद के और निकलना चाहता है, दुनिया में कहीं ऐसी जगह में सुरंग पहुँचे जहाँ पे ये बाज़ार नहीं होगा, पर वो जहाँ निकलता है वहीं बाज़ार होता है। वो सुरंग खोदता जाता है पर वो वहाँ नहीं पहुँच पाता जहाँ पर और वो बहुत सारी तो फैंटेसी में लिखा हुआ एक उपन्यास ये मैंने लिखा था, जिसके के लिए मुझे वैली ऑफ वर्ड्स में लखनऊ में होती है, वहाँ होती है देहरादून में, उसमें इसका अवार्ड एक बड़ा मिला था। फिर मुझे शब्द सम्मान एक होता है, सब 1-2 लाख वाले पैसे से, क्योंकि आंकते हैं इसलिए मैं बोलना पड़ रहा है, नहीं तो कि वो भी एक मार्केट का हिस्सा है कि वो हमारे उजाला वालों ने गुलजार साहब ने दिया था मेरे को, वो पुरस्कार मिला था। और ये तीसरा बड़ा पुरस्कार इस किताब पे, जिसको कि आउटवर्ड करीब शुरू में तो रिजेक्ट कर दिया था लोगों ने कि बड़ी कठिन किताब लिख दी है, क्योंकि इसमें 6 पात्र के मैंने नाम नहीं लिखे। एक प्रयोग इसमें ये किया कि वे, वह, मैं, वो, ऐसा करके पात्र हैं। अब आप कैसे कहोगे कि यार ये वो वहाँ से वहाँ गया, तो अब ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? वो वाला चल रहा है जो सुरंग खोद रहा था, या वो वाला चैप्टर चल रहा है जो हवा में सुरंग खोद रहा है, या वो वाला चैप्टर चल रहा है जो रात में एक ऐसे पागल है जो छत पे बैठा रहता है कि बाजार आएगा इधर से और ये इस गली में प्रवेश करके मेरे घर पे कब्जा कर लेगा, मुझे घर से बेदखल कर देगा, और ये हो रहा है। आप कभी नहीं कह सकते आपका घर कब कब्जे में आ जाएगा। आप घर पे बैठे हैं, सरकार के आया कि आप ये लीजिए, ये मुआवजा और घर छोड़िए, आप कब सड़क करो हम यहाँ पे बना रहे हैं या फलाने चीज़ बना रहे हैं, सरकार ने कब्जा कर लिया। आपने आपकी उससे ये वो मकान, जो मकान था, जो घर नहीं था, जो ईंटें नहीं थीं, जो मेरा भावनाओं का एक पूरा एक जगह थी, उसे कभी भी ध्वस्त किया जा सकता। तो आप वो छोड़ दीजिए कि तो वो जो चीज़ें, वो पागल है, वो डर रहा है कि कोई आने वाला है, वो रोज़ छत पे खड़ा रहता है, वो देखता है कि आने वाला है, और धीरे धीरे वो एक दिन एक पागल को देखता है उसके, क्योंकि घर से दूर बिल्कुल बगल में एक मॉल खड़ा हो गया जो राक्षस जैसा खड़ा है एक बड़ा, उसे लगता है ये बाजार है जो अब अंदर आएगा, देखना अंदर आ जाएगा, और वो उस घबराहट में एक दिन छत से गिर जाता है। वो उसकी एक अलग ऐसे ट्रैक 6 कहानियों के ट्रैक चल रहे हैं, और फिर कैसे आप 6 कहानियों को ट्रैक को एक जगह जोड़ते हैं, वो कहानी कहने की कला है कि आप 6 कहानी अलग कर रहे हो, आप कहाँ जोड़ेंगे। तो मेरे को, हम लोग स्विट्ज़रलैंड गए थे, तो मुझे लगा यार कहाँ कहानी ख़त्म करें अब, ये तो ऐसी कहानी है। तो हम स्विट्ज़रलैंड गए, तो वहाँ हमने एक फूलों वाली एक वहाँ पे एक जगह है जहाँ पर एक बड़ी सी एक फूलों घड़ी जैसी है, और उसमें से हर घंटे पे जब 12 बजते हैं तो वो एक पुतला निकलेगा डांस करता हुआ, और 12 बार ऐसे निकलेगा, और लोग खड़े रहते हैं उसके लिए। बसें रोक दी जाती हैं कि देख के जाएंगे उधर, तो हम लोग खड़े होकर वो देख के आए थे। मेरे मन में वो पुतला है, बाद में मैं करीब स्ट्रगल करता रहा 2 महीने कि इसका एंड कहाँ करूँगा। वो मेरे मन में एक दिन आया कि हाँ यार, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर एक ऐसा शहर में एक ऐसा घंटाघर है जिसके लिए बड़ा नाम है, और वहाँ पे वो पुतले घूमते हैं, डांस करते हैं, इसको मेटाफर को मैं लेता हूँ, और मैंने उसको इस्तेमाल किया बहुत खूबसूरती से, और वो अंत की बहुत तारीफ़ हुई हर जगह कि आपने जो अंत बनाया कि लास्ट में वो पुतले आपके कब्जे से बाहर आ जाते, और समय आपके कब्जे से बाहर आएगा, तो वही जब समय आएगा तब बाजार पराजित होगा। ये एक उस तरह से मैंने बस बता रहा था कि लेखक का मन यूँ चलता है, मतलब, और आपको हर बार अपने ही मोल्ड को अगर ब्रेक नहीं करते तो आप एक सामान्य, ऐसी डॉक्टरी का है मैं कह रहा हूँ। अब सुमित साहब हैं, इन्होंने मान ली कार्डियोलॉजी कर रहे हैं, तो जब तक ये अपनी जो एस्टेब्लिश चीज़ें उनसे ब्रेक करते नहीं रहेंगे, अपने आप को नहीं तोड़ते जाएंगे उस बाउंड्री को, तब तक आप एक अच्छे से, हाँ, एक अच्छे डॉक्टर उतना नहीं हो पाएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेखन में भी यही है, आप एक सामान्य लेखक बन के रहना चाहते हैं, उसके बियॉन्ड जाना चाहते हैं, उसके बियॉन्ड जाना चाहते हैं, जब तक आप अपने आप को रोज़ एक चुनौती पेश नहीं कर पाते, तब तक आप बड़े लेखक, मैं ये नहीं कह रहा मैं बड़ा लेखक हो गया, पर मैं कह रहा हूँ बड़ापन की तरफ बढ़ने के लिए आपको बड़ी कोशिशें करनी पड़ती, आपको अपने आप को रिपीट करना ही नहीं है। तो मैंने कभी कोई विषय रिपीट नहीं किया। जैसे सर ने बोला कि आप कोविड का जब तक कोई नया एंगल नहीं आएगा मेरे मन में लिखने का,
कोविड का कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो बिल्कुल ही वो आपको पकड़ना चाहिए। वो एक विचार पकड़ता है, वन लाइनर। जैसे अभी हमने एक फिल्म स्क्रिप्ट करके दी तो वन लाइनर दिया उन्होंने हमको, यार ये आप अगर इसको इवॉल्व कर सकते हैं सर, तो किसी ने आपका नाम लिया, आप ही कर सकते हैं तो आप कर दें। तो मैंने उनको पकड़ के दी पूरी एक स्क्रिप्ट, पर वो वन लाइनर आता है आपके मन में उपन्यास लिखने से पहले। फिर वन लाइनर आपको चेज़ करे, अगर आपको चैन ना लेने दे, वो लगे यार इस पे लिखना है, इस पे लिखना है, इस पे लिखना है, फिर आपको चरित्र आते हैं, फिर आप घटनाएं आती हैं, फिर आप लिखना शुरू करते हैं। ऐसे चीज़ें बढ़ती हैं। पागल खाने लेके आए मैं और लेके नहीं आए तो मैं, क्योंकि मुझे कहा गया था इसी उपन्यास से पढ़ना है, वरना मैं कोई छोटी मोटी रचना ले आता। पर ये महत्वपूर्ण है, मैं समझता हूँ इस बात को। अब आप इस तरह से जानिएगा कि आपका जीवन बाजार के कब्जे में, उसका इंट्रोडक्शन मैंने एक शुरुआती पेज में दिया है, उसे सुन लीजिए। एक दिन बाजार, जीवन पर बाजार का पूरा कब्जा हो गया। समय ऐसा आया कि विचार, सोच, धज, कपड़े लत्ते, भाव, प्यार, मुस्कान, संस्कृति, कला, संगीत, साहित्य, लोक जीवन, हर शय बाजार के इशारे पर चलने लगी। पर तब भी कुछ सिरफिरे जीवन को बाजार से बड़ा मानते रहे कि जीवन बड़ा है, बाजार बड़ा नहीं है। ये पागल कहलाए, यही पागल थे। ये उन्हीं पागलों की कथा है। तो ये पहला मैंने एक इंट्रोडक्शन छोटा सा लिखा। इसके बाद मैंने उस समय की बात की, बस ये पहला पेज पढ़ूंगा, इतना ही है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा, एक पेज जितना एक पेज होता है। तो मैं एक पेज, पहला पेज पढ़ रहा हूँ। ये किस समय की कथा है। दुनिया में किसी को पता ही नहीं चला और उनका कब्जा दुनिया पर हो गया। मनुष्यों को कानों कान खबर नहीं हुई और जीवन पर बाजार का पूरा कब्जा हो गया। आपको पता नहीं चलता ना, वही कह रहे हैं, आप कपड़े अपने पहनना बदल देते हैं। एक बड़ी ऑब्जर्वेशन आपकी होगी इस समय एडवर्टाइजमेंट्स में कि माँ दिखाते हैं, उसमें कोई साड़ी पहनी दिखी आपको? माँ, एक भी माँ साड़ी पहनती है किसी भी एडवर्टाइजमेंट में? तो साड़ी का जो बाजार था अरबों रुपए का, 20,000 करोड़ रुपए का शायद, अरब कुछ मैं याद नहीं, पर मैंने कहीं पढ़ा था, उतने उस बाज़ार पर कब्ज़ा करना है वेस्टर्न ड्रेसेस को। तो अब आपकी लड़कियां जो माँ बनी हुई हैं, बच्चे के साथ पकड़ के उंगली घूम रही हैं, वो जीन्स पहने हुए हैं, टॉप पहने हुए हैं और माँ है। तो हम माँ की एक दूसरी इमेज आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो माँ की इमेज जो आपकी आम थी, वो आपसे कब छुड़ा ली गई आपको पता नहीं। तो आपको पता भी नहीं चला कि मनुष्य को कानों कान खबर नहीं हुई और जीवन पर बाजार का पूरा कब्जा हो गया। और इतने कौशल से हुआ कि स्वयं जीवन को ही एहसास नहीं होने दिया कि वो किसी कब्जे में आ गया है। जीवन को तो अपनी पराजय की खबर ही नहीं मिली, ना वह दुश्मन के दस्ते उतरे, ना कोई बिगुल बजे, ना कोई गोला बारूद इस्तेमाल हुआ, ना रणभेरी बजी, बस कब्जा हो गया आप पर। तो जीवन तो आज भी था, आज भी है, आज भी हम उसी जीवन को जी रहे हैं। जीवन तो आज भी था, दिन वैसे ही आते थे, आज भी सुबह सुहावनी होती थी, शाम भी वैसी आती थी, रात भी उसी तरह उतरती थी, सब कुछ वही था। पर कुछ था जो अब नहीं था। अब भी सुबह तो होती थी, इसे सुनिएगा इस वाक्य को, अब भी सुबह तो होती थी, परंतु सूरज यूं ही हर किसी को फोकट में उपलब्ध नहीं था भाई साहब। रोशनी और धूप के लिए बाकायदा पेमेंट करना पड़ता था। बाजार का सिद्धांत था नो फ्री लंचेस प्लीज। अब सूरज, चांद, सितारे भी बाजार का हिस्सा हो गए थे। अब सूर्योदय केवल उन घरों में होता था जिन्होंने सूर्य का प्रीपेड कार्ड बनवा रखा और निरंतर लगातार रिचार्ज करते रहते हो। ये आ सकता है कल आपको गलतफहमी कि ये मैं कोई मजाक कर रहा हूँ, ये चीज़ आ सकती है कि भाई आप बनाइए ना यार, आप सूरज का मजा लेंगे, पैसे नहीं देंगे, हद हो गई यार, आप तो कमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ आ सकती है। तो सूरज का प्रीपेड कार्ड बना रखा था, समय पर इसी रिचार्ज करते थे। बाजार ने सूरज को अपनी मुट्ठी में बांध लिया था और उसकी हथेलियाँ नहीं जली थी, ना ही उसके हाथ की रेखाएं गई थी। बाजार की पकड़ बेहद ठंडी होती, बहुत ठंडी होती है। वो सूरज का तेज भी ठंडा हो सकता है उसके सामने। रोशनी के सर्वाधिकार अब बाजार के पास थे, तो क्या आदमी के पास अब अंधेरा रह गया था? नहीं साहब, अब अंधेरा भी बाजार के कब्जे में था। ये आप गलत फहमी बोल रही है। अब आप चलो ठीक है, रोशनी मिली, हम अंधेरे में टटोल करेंगे, ना ना ना, आपके हाथ में बाजार अंधेरा भी नहीं था। अंधेरे की भी कई स्कीमें निकाल रखी थी बाजार ने। आप अपने चॉइस से खरीद लीजिए, अपनी हैसियत से ले लीजिए।
आप पैसा देकर हर अंधेरे को अपने मज़े के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। अब अंधेरे आनंददायक भी हो सकते थे, मादक भी, स्वप्निल भी, उत्तेजक भी। बाज़ार में अंधेरे और तरह से भी उपलब्ध थे, जैसे कि मान लीजिए किसी के इलाके घर को यदि गहन अंधकार में डुबाना हो तो बाजार उसकी व्यवस्था कर सकता था। इवन किसी पूरे देश को, ये तो आप देख रहे हैं अभी, अगर किसी पूरे देश को अंधेरों में डुबाना है तो इसकी बाकायदा बाजार बोले तथा हथियार का बाजार ये जो यूक्रेन युद्ध करा रहे, सब आप कहते हैं हमारे बिकें जाएं, तो आप तो किसी देश को अंधेरे में डुबाने का भी काम बाजार लेने को तैयार है। अंधेरा बाजार की ताबेदारी में था। अंधेरे में रहने को अभिशप्त लोग भी अंधेरे में सुरक्षित रहने के लिए बाजार पर निर्भर हो गए थे। बाजार उन्हें चमकीली चप्पलें बेचता था। इस तरह बाजार जब पूरी कायनात को अपने कब्जे में लेने के लिए 10 दिशाओं से एक साथ चला रहा था, ये तब की कहानी। धन्यवाद। पहली बात तो आप भूल जाइए कि कोई पॉलिटिशियंस को ज्ञान दे सकता है, ना गूगल ना आप, ना लेखक, ना डॉक्टर, वो ज्ञान से परे है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो सबसे ऊपर है, बस खुदा है उसके ऊपर। तो वो एक आप उनसे सोचिए भी मत, क्योंकि आप हमेशा निराश होंगे और पराजित होंगे। आप कोशिश करिए। होता ये है कि मैंने अपनी जो किताब जिस पे पागलखाना है उसमें एक चैप्टर बनाया था कि जो बाजार है वो बाढ़ की तरह घुस गया आपके घरों में और आप उसका उत्सव मना रहे हैं जी। और आपकी कलाकारी ये है कि आप जो बाढ़ का पानी घुसा है उसमें आप उत्सव मना सकें। तो ऐसा ही है कि जो राजनीति आपने अपने अंदर लाने दी, ये हमारे थैंक्स टू डॉक्टर्स ओनली। आपके चिकित्सा के क्षेत्र में अगर राजनीति वालों ने वो घुसे हैं तो आपकी ही मेहरबानी से घुसे। हर डॉक्टर चरणों में गिरने को तैयार हो अगर, और जो दूसरा जरा भी अपराइट हो, वो कहते हैं ना कि जब आपसे झुकने को कहा तो आपने रेंगने को तैयार हो। तो आप रेंगने पर ही अगर उपलब्धि किया हासिल सोचें अपना कि हम तो इसी में हमारी उपलब्धि है, तो राजनीतिज्ञों से आप लाभ लीजिए, उनको ढंग से मैनेज करें। अब तो ये है सही बात, तो स्थिति यही है कि आप उन्हें मैनेज कर सके, उन्हें बता सके क्या सही है क्या अच्छा है, पर उनके लिहाज से जी। हर चीज को अगर राजनीतिक चश्मे से देखना उनकी आदत है तो चश्मे का गिलास हम बन सकते हैं जी। तो ये जब फंड हैं, चीजें हैं और वो चाहते हैं उसको वो किसी तरह से आपको सजावट की तरह इस्तेमाल कर सकें जी। तो आपकी सजावट आपकी जरूर है, पर आप उसको इस्तेमाल करिए। जैसे प्रिवेंटिव हेल्थ की बात कर रहे हैं, जैसे आप डाटा की बात कर रहे हैं जी। जैसे अभी आप जैसे आप 2 ही क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि साहब हम और मुझे नहीं लगता बेटा कि केवल ओपीडी में कोई प्रिवेंटिव चीजें दी जा सकती है। प्रिवेंटिव के जो बहुत सारे फोरम और हैं जो मैडम कर रहे हैं, एम्स में हम लोग कर रहे हैं, आपने हमारे साथ बहुत बार ऐसे प्रोग्राम्स में किया है, डाइट वाले में डायबिटीज वगैरह, ब्लड प्रेशर, यंग बच्चों के लिए। आजकल तो सबसे अच्छा यूट्यूब, हम अपनी यूट्यूब चैनल क्यों नहीं चलाते? हम एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं अपनी वर्टिकल के हिसाब से, हमारे पास टेक्निकल लोग हैं। अग्रवाल साहब मेरे पुराने मित्र हैं, और तो आप इसकी ताकत को कम मत मानिए। अच्छे पॉलिटिशियन घबराते हैं यूट्यूब चैनल की पॉपुलैरिटी, हम उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इसी फोरम को। एक इसकी बात है यूट्यूब चैनल, और जिसपे हम अपने जो मेंबर्स हैं उनको अलग अलग चीज़ों पर, खासकर यंग आदमियों की अगर बात करते हैं, दैट विल बी फार बेटर देन प्रोबब्ली ओपनिंग अ ओपीडी समवेयर एंड देन एक्सपेक्टिंग एवरीबॉडी टू गो देयर, और उस ओपीडी में वो अटेंड करेगा और आएगा, और कोई डॉक्टर बैठ के एक आदमी को तो नहीं समझाएगा, और अगर आप एक ही आदमी समझा दें तो क्या हुआ? तो वो एक दूसरे तरह की चैनल ढूंढना पड़ेगा आपको प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए। मेरा यही